हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉम्पिटिटिव ब्रेन के रिवीजन सीरीज में। ये रिवीजन सीरीज क्लास 11, 12 और ड्रॉपर बच्चों के लिए है। इस रिवीजन सीरीज के थ्रू आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। अब सवाल मन में उठता है सर कि हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलते हैं? तो हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जिसका लिंक हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। सर, आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर फ्री क्रैश कोर्स के लिए कोई भी फी पे नहीं करना पड़ता है। आपको बस एक ही चीज पे करना पड़ता है, वो आपकी मेहनत। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है भाई, ठीक है। तो आज आपकी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई तो काफी अच्छी चल रही होगी। उस पढ़ाई में थोड़ी सी जान डालने के लिए, थोड़ी सी जोश लाने के लिए, उसको और शानदार बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैं एक लेके आया हूँ क्रैश कोर्स। आज हम सभी किस टॉपिक को सर अपना टॉपिक बनाने वाले? आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपना बनाने वाले। इसके बाद आज इतने आप लोग इसे एक बार पढ़ रखे होंगे, एक क्रैश कोर्स है। कहने का मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिवाइज करने का बारी आ गया। इससे जितने भी प्रॉब्लम्स बनते हैं आज के बाद कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। क्या हमारा टॉपिक सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं जिनका जो एराइज होते हैं कहाँ पे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अक्रॉस। कहने का मतलब कि सर वैसे आइसोमर्स जो एराइज होते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अक्रॉस। जैसे अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या होता है? तो जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होते हैं वो डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट होते हैं। अब उसका रोटेशन सिस्टम कहने का रेस्ट्रिक्टेड मतलब पाबंदी लगाना और रोक लगा देना किसी चीज में। जैसे क्या किस चीज की रोक लग जाती है? तो आपको पता होगा कि जब बॉन्ड बनता है, क्या सर बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्डिंग जब आपने चैप्टर पढ़ा कि सर जो दो तरह का बॉन्ड, एक्चुअली ऐसे तो तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा, पाई और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट जनरली हम सभी दो की बात करते हैं। जब दो बॉन्ड की बात करते हैं तो देखा था मैंने कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, क्या सर एक्सियल एक्सिस के क्रॉस ऐसे, तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। और अगर साइड में जो ओवरलैपिंग होता है तो बनता है पाई बॉन्ड। तो जो अगर पाई बॉन्ड बनता है, सपोज यहाँ एक कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, और अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे बंधा हुआ तो उसको तोड़ना मुश्किल है। इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। इस क्रॉस के इसके क्रॉस अगर कोई ऐसा आइसोमर्स क्रिएट होता है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। क्लियर है? अब और कुछ पॉइंट आगे बात करते हैं। सच टाइप ऑफ आइसोमर्स which arises due to restricted rotation system. Clear है? Restricted rotation system present in double bond or rings. आपको restricted rotation system कहाँ देखने को मिलते हैं? डबल बॉन्ड के क्रॉस। डबल बॉन्ड को आप जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते हो। रिंग के क्रॉस, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको एक रिंग में बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारा रिंग है, क्या सर हमारा ये रिंग, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। ऐसे मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, इधर सीधा रोटेट नहीं कर सकते हो। तोड़ोगे तो पूरा कंपाउंड ही टूट जाएगा। इसको आप नचा नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते हो। तो उसके अक्रॉस क्या मिलता है हमको? रोटेशन सिस्टम मिलता है। अब डबल बॉन्ड किस तरह का दिखता है सर? तो डबल बॉन्ड किसके तरह का जनरली आपको सवाल में देखने को मिलेंगे? तो सी डबल बॉन्ड के बीच में, सी और एन के बीच में, एन और एन के बीच में, और सी और ओ के बीच में। क्लियर है? और सर रिंग कैसा देखने को मिलेगा? रिंग्स हमारा होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी। होमो मतलब एक ही एटम का बना हुआ, हेट्रो कहने का मतलब उसमें कोई अदर एटम भी आ जाना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे है, अब कैसे पहचानेंगे सर होमो हेट्रो? तो होमो बोलने का मतलब जैसे मान लीजिए ये साइक्लिक है, मतलब एक साइकिल बना हुआ और सब एक ही एटम का है। और एक मैंने यहाँ ले लिया, ऊपर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऐसे थोड़ा बेकार फिगर बन गया। मैंने एक ऐसा लिया ऐसा, और ऊपर में एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक और ये हो गया हमारा क्या? होमोसाइक्लिक। क्लियर है? यहाँ तक आगे बात करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। अब कह रहा है कि सर अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड, मान लीजिए कि डबल बॉन्ड के क्रॉस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम बनता है, तो क्या हर एक डबल बॉन्ड जीआई बनाता है? नहीं सर, वैसा रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम जिसके ग्रुप डिफरेंट हो वही जीआई क्रिएट करता है। हर एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जीआई क्रिएट नहीं करता सर। वही जीआई वहां पे फॉर्म होगा जहां पे सर क्या कहते हैं, जो उनके में जो ग्रुप लगे होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है? अब ग्रुप अलग अलग होने का क्या मतलब है सर? तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, जहां पे डबल बॉन्ड बनेगा वहां पे सर्कल कर लीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना,
कोई दिक्कत? इसको आगे पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, स्टियोजेनिक सेंटर कहते हैं फिर कायरल सेंटर कहते हैं, जहां पे हमको जीआई मिलता है। अभी मानते हैं कि अभी तो बस डबल बॉन्ड की रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम की बातें हैं, इतने इसके चलते हैं, फिर आगे जैसे जैसे बात होगा वैसे वैसे करते जाएंगे। इसके क्रॉस देखेंगे। अब इसमें जो ग्रुप लगा हुआ यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, और इधर जो ग्रुप होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, इधर डिफरेंट होना चाहिए। इधर और इधर सेम हो सकता है, मतलब यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन हो सकता है, बट एक ही साइड दोनों सेम नहीं हो सकता है। अगर एक ही साइड दोनों सेम हो जाए तब फिर जीआई नहीं कहेंगे। एक ही साइड अगर दोनों सेम हो जाए तब जीआई नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों एक ही तरफ क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, जिसको हम कहेंगे कि जीआई नहीं है, नो जीआई, ये जीआई शो नहीं करेगा। इसको देखते हैं सर, इसमें क्या ये जीआई शो करेगा, चेक कीजिए सर। पहले तो डबल बॉन्ड के पास चले जाइए, चलेगा सर। ये ग्रुप एक CH3 एक H है, हाँ सर अलग अलग है, एक Cl है एक OH है, ये भी अलग अलग है, हाँ सर ये जीआई शो करेगा। सर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अक्रॉस दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों और ये दोनों अगर सेम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक साइड में दोनों डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कैसा बनना चाहिए, ऐसा मानिए कार्बन कार्बन के बीच में इधर AB इधर भी AB है तो चलेगा, तभी जीआई कहेंगे। इधर AA नहीं होना चाहिए या फिर इधर BB नहीं होना चाहिए। अगर एक साइड दोनों सेम हो जाए तो फिर जीआई नहीं कहते हम लोग, तब फिर हम लोग जीआई नहीं कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अगले बात करते हैं इसकी, C और N के बीच में मैंने बात किया कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है, C डबल बॉन्ड में, C डबल बॉन्ड N में, N डबल N C डबल O में। सबका एक एग्जाम्पल लिख रखा मैंने। अब C डबल N में देखिए, ये अलग ग्रुप, एक तो लोन पेयर है तो अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, चारों क्या है इसका अलग, ये एक साइड में अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी क्या सर जीआई शो करता है, बिल्कुल जीआई शो करेगा, यस। क्योंकि सर इसके एक साइड में दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। क्लियर है? और यहाँ पे भी देखिए एक लोन पेयर और एक H है, तो लोन पेयर भी अपने आप में एक अलग तरह का निगेटिव ग्रुप है, ठीक है, तो ये दोनों भी अलग ग्रुप है। इनमें भी देखिए एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है जीआई शो कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड में दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है? एक बात और खास बात कि क्या सर N डबल N के बीच में जब भी पाई बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो वो क्या सर हमेशा जीआई एग्जिबिट करता है, ऑलवेज एग्जिबिट जीआई। क्यों? क्योंकि दो तो लोन पेयर होंगे सर, एक लोन पेयर इस पे और एक लोन पेयर इस पे होंगे, तो एक और यहाँ तो ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, फिर दूसरा कोई और ग्रुप होगा, ये दोनों तो हमेशा डिफरेंट ही पाए जाएंगे, ये दोनों हमेशा डिफरेंट ही पाए जाएंगे। क्लियर है? तो जो N के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो जो हमेशा जीआई एग्जिबिट करता है। आगे बात करते हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम लिखा हुआ है, अब बताइए क्या इसमें जीआई एग्जिबिट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें बात करते हैं। अब सर यहाँ पे तो दो डबल बॉन्ड है, तब कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां डबल बॉन्ड बनता है उसको हाईलाइट कर लीजिए। देखिए ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे बना, दोनों को हाईलाइट कर लीजिए, ऐसे मार्क नहीं कीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा। अब सबको एक क्रॉस चेक कीजिए, यहाँ मिथाइल यहाँ हाइड्रोजन डिफरेंट है, यहाँ हाइड्रोजन, और ये इस बॉन्ड के लिए पूरा ग्रुप हो गया, इसके लिए इस बॉन्ड के लिए ये पूरा ग्रुप, ये जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों भी डिफरेंट, ये दोनों भी डिफरेंट, तो यहाँ इसके वजह से तो हो गया यस, और इसके वजह से सर ये दोनों तो सेम हो गए, तो यहाँ में नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है, तो क्या ओवरऑल क्या कहेंगे सर, यहाँ जीआई शो करता है, यहाँ करता है। सर अगर एक भी पाई बॉन्ड के वजह से, एक भी डबल बॉन्ड की वजह से अगर वो कंपाउंड जीआई शो करता है तो ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो करेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह कर रहा है और जगह नहीं कर रहा है तो जीआई नहीं करेगा, अगर एक जगह भी करता है तो होल कंपाउंड जीआई शो करता है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हाँ ये जीआई एग्जिबिट करता है, यस हाँ ये करता है। क्लियर है? अब इसमें चेक कीजिए, इधर चेक किया मैंने, इधर H फिनाइल OH ये डिफरेंट है, ये भी शो करेगा, यस। इसमें चेक कीजिए सर, इधर सेम दिख रहा है, इधर सेम दिख रहा है, तो नहीं करना चाहिए। बढ़िया सा स्ट्रक्चर था, देखिए हमने कहा था N और N के बीच में बनने वाला, N और N के बीच में बनने वाला डबल पाई बॉन्ड हमेशा जीआई शो करता है, देखिए हमेशा जीआई एग्जिबिट करता है। कैसे सर, देखिए थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करता हूं, कैसे N डबल N यहाँ पे
लोन पेयर होगा और इस पे भी लोन पेयर होगा, और इस पे क्या है लोन पेयर का और बढ़िया से मान लीजिए दिखेगा, ये लोन पेयर हमारा और ये हमारा लोन पेयर, और इसमें क्या है हमारा पीएच और ये भी क्या पीएच लगा हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड के क्रॉस इधर भी ग्रुप अलग इधर भी ग्रुप अलग, दोनों तरफ ग्रुप क्या है अलग अलग है। तो ये भी क्या कर रहा है जे एग्जिबिट कर रहा है, ये भी यस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब ये तो देखिए ऐसा ही हम लोग ना बोल देंगे, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है सेम है, पर हमने कहा था कि सर जहां जहां पाई बॉन्ड बनेगा हर एक जगह पे चेक कीजिएगा, कहीं अगर एक के वजह से भी होगा तो जी शो करेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख कर नहीं बोलिएगा हाँ नहीं करेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको भी देख लेंगे एक बार। अब इसको थोड़ा सा तोड़ ले तो कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे एच नीचे लटका हुआ है और एंड में भी क्या है ऐसे थोड़ा सा एच नीचे और एक यहाँ ऊपर एंड पे क्या रहता है लोन पेयर। इन दोनों में देखिए ग्रुप अलग अलग है और यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके लिए एक ये पूरा ग्रुप, इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन और इसके लिए पूरा ग्रुप, चारों क्या हो गया अलग अलग हो गया, तो ये भी जी शो करेगा यस। यहाँ देखकर तो लगा के नहीं करेगा बट इसके हिसाब से करेगा, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखिए अब आगे बात करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि जीआई होता क्या है और जीआई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पर जीआई आइडेंटिफाई करने से हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, मतलब एक अलग तरह का रूल होते हैं, वो भी सीख लेते हैं, डायरेक्ट उसमें भी सवाल आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक और खास बात, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक मैं समझाता हूं अगर उसमें समझ में नहीं आता है तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीज हम नहीं पकड़ रहे। सर अगर आप समय देकर आधा एक घंटे देकर हमसे आप पढ़ रहे हो, दैट मीन्स कि आपको पूरी तरीके से बेनिफिट होना चाहिए, और मैं अपना समय बर्बाद कर आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको फायदा ही ना हो, आपको सीख ही ना हो तो क्यों क्या फायदा है टाइम बर्बाद करने का। तो हमारी जो टीम है हमेशा आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ते रहती है, तो उम्मीद है कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे किस पार्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है। इवन ये नहीं जो टॉपिक चल रहा है इसी में, आप कोई भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, जेईई के एग्जामिनेशन में नीट के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में दिक्कत होता है नहीं क्लियर है, तो उसको हम लोग क्लियर करने का विद इन अ डे एक दिन में ही कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के थ्रू हेल्प किया जाए। तो उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे और हमारे कमेंट करके हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कम्युलेटिव डबल बॉन्ड। कम्युलेटिव डबल बॉन्ड कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में लगातार बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में लगातार डबल बॉन्ड, तो सर इसमें जीआई कब एग्जिबिट करता है, जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन के डबल बॉन्ड रहेंगे तब। क्या कहना चाहे समझ में नहीं आया। हम कह रहे हैं कि इसको बोलते हैं कम्युलेटिव डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे चलते जाता है कार्बन का सीक्वेंस इसी तरीके से इधर भी। तो अगर ये जो बॉन्ड है ना ऑड नंबर रहे, कैसा रहे सर ऑड नंबर रहे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन रहे, क्या रहे सर ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन रहे, ठीक है। कम्युलेटिव डबल बॉन्ड कितने रहे ऑड नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड क्या रहे सर ऑड नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड रहे, 1 2 3, क्या सर 1 2 3 कार्बन रहे। ऑड नंबर ऑफ अगर कार्बन हमें दिखता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के कम्युलेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको ऑड नंबर अगर ऑफ कार्बन है तो बोलेंगे जीआई एग्जिबिट करता है, क्या कहेंगे सर जीआई एग्जिबिट करता है। अगर ऑड नंबर नहीं है तो बोलेंगे जीआई एग्जिबिट नहीं करता है, क्लियर है। अब सर अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो जीआई एग्जिबिट नहीं करता है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के रहेंगे कार्बन तो जीआई एग्जिबिट करता है। अब उसमें भी कंडीशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखेंगे, ऑड नंबर ऑफ क्या देखेंगे डबल बॉन्ड, 1 2 3 कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो अगर एक भी बॉन्ड बने तब भी जीआई शो करता है और 3 बने तब भी शो करेगा, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेंगे तब शो नहीं करता है। क्लियर है इस बात को, ध्यान दीजिएगा। और बताता हूं अब क्या सर हर एक केस में अगर सिर्फ यही देखना पड़ता है, सर अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन के डबल बॉन्ड देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जीआई एग्जिबिट कराएंगे, नहीं आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा जो लास्ट में जो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे वो भी डिफरेंट होना चाहिए। अभी हम लोग ध्यान देख के आए कि सर यहाँ पे जो लास्ट में जो ग्रुप लगेंगे वो क्या होना चाहिए अलग अलग होने चाहिए, तभी उनको बोलेंगे कि जीआई एग्जिबिट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है,
ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइरोल के, मतलब स्पाइरो बना हुआ केन रहता है, उसमें जीआई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें भी हम सेम तरीका है, ऑड नंबर पे ही ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं सर? ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो, ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो। अगर ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो है हमारा तो जे एग्जिबिट करेगा, जे एग्जिबिट करेगा, होगा जे। अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगा। क्या करना चाह रहे हैं? देखिए स्पाइरो बनाते हैं। स्पाइरो हमारा ऐसा कुछ दिखता है, स्पैरो पतंग की तरह कुछ, 1 2 3 बना दिया तो क्या जे एग्जिबिट कर देगा? नहीं सर। इसके जो लास्ट ग्रुप में है ना, वो भी जो लास्ट में जो ग्रुप लग रहेंगे वो भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे अगर ए और ए है तो फिर जीआई नहीं शो करेगा। ऑड नंबर होने के बाद भी यहाँ पे ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, ये स्टार्टिंग में ही पर रखे, ठीक है। बस इसमें सीख ये रहे कि जब ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो रहेगा तब जे एग्जिबिट करता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ कॉम्युलेटिव बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तभी एग्जिबिट करता है। तो ये नियम तो याद रखिएगा कि जब जीआई होने के लिए आखिरी के जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पे जो ग्रुप लगे होते हैं वो डिफरेंट होना ही होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है ये, ठीक है। यहाँ और यहाँ दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग ही बॉन्ड, अलग अलग ही ग्रुप होना चाहिए। अब है क्या अगला? साइक्लिक अल्कीन। क्या है? साइक्लिक अल्कीन। अब साइक्लिक अल्कीन का क्या ध्यान बात है इसमें? इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इस तरीके का रहता है। देखिए एक साइक्लिक मतलब रिंग बना हुआ दिखेगा, अल्कीन मतलब एक डबल बॉन्ड। ये 2 3 हो गया, 4 का ऐसे बना लीजिए, 5 का बना लीजिए इसी तरीके से, ठीक है। तो ये जो होता है क्या, इसमें क्या ध्यान रखना है? याद रखना, सीधे टू द पॉइंट बात मैं कर रहा हूं कि अगर 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 7 कार्बन तक रहेगा तो ये एग्जिबिट नहीं करेगा सर। सही, कितने कार्बन का साइकिल है? 3 कार्बन का। ये कितने का है? 4 का। ऐसा ही बना लो 5 का, 5 का है, 6 का बना लो और 7 का बना लो, 7 कार्बन का। ये सारे जी एग्जिबिट नहीं करेंगे। 8 कार्बन से लेके 1 सब एग्जिबिट करते हैं। 8वां कार्बन से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन और कहीं पे डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो ये जो 8 कार्बन का बने स्ट्रक्चर, यहां से इसके आगे 9 10 11 12 सब जे एग्जिबिट करते हैं। तो 8 कार्बन के पहले 3 कार्बन साइक्लिक अल्कीन जो बनता है जे एग्जिबिट नहीं करता है। याद क्या रखेंगे सर? 8 कार्बन के बाद 8 कार्बन से जे एग्जिबिट करता है, 8 कार्बन के पहले एग्जिबिट नहीं करता है। इधर नोट कीजिए। फिर इस स्पेशल केस पे कुछ सवाल कराते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नीचे यहाँ कुछ सवाल दिए गए, इसको आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए वीडियो को रोककर। अब इसे बताना है कि जे एग्जिबिट करेगा या फिर नहीं करेगा। कुछ सवाल है, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सवाल है, आप थ्योरी रिवाइज करने के बाद जाकर पीवाईक्यू करेंगे। वैसे एक खास बात और बता दूं आपको मैं कि अब एक इस जो फटाफट रिवीजन सीरीज मैंने लाया था, इसमें एक नई कुछ चेंजेस मैंने किया है कि पहले थ्योरी रिवाइज कराने के बाद और थ्योरी के साथ साथ मैं कुछ बेसिक सवाल भी कराता हूँ, बट इसके बाद पीवाईक्यू सेशन भी चलेगा। जैसे अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, इसके बाद क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर। उसके बाद कंप्लीट आइसोमेरिज्म पे क्या होगा? एक पीवाईक्यू सेशन, जिसमें हम लोग कम से कम 50+ सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सवाल उसके। तो आप मिलकर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप भी जाकर पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जे एग्जिबिट करता है या नहीं? अब पहले यहाँ देखिए, जहां जहां डबल बॉन्ड बनेगा वहां वहां ध्यान देते जाना है। डबल बॉन्ड और रिंग, उसी में तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, इसमें देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने बताया था कि लगातार और जो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्युलेटिव डबल बॉन्ड। जो अगर ऑड है तो जे एग्जिबिट करेगा, अगर ऑड नहीं है तो जे एग्जिबिट नहीं करेगा। यहाँ पर ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट, बट ये इवन नंबर होने की वजह से जे एग्जिबिट यहाँ पे नहीं करेगा। इवन नंबर होने की वजह से, ऐसे जो हम लोग स्टार्टिंग में नियम जानते थे उसके हिसाब से तो कर गया, इधर भी ग्रुप डिफरेंट और इधर भी ग्रुप डिफरेंट। बट सर अभी हमने सीखा कि डबल कॉम्युलेटिव बॉन्ड रहने में अगर इवन नंबर ऑफ डबल कॉम्युलेटिव बॉन्ड रहते हैं तो सर वो जीएसओ नहीं करता, जीएसओ सर नहीं करता, ठीक है।
तो क्या ये जे शून्य करेगा? नहीं। अब यहाँ पे चेक करेंगे सर, जहां जहां डबल बॉन्ड बनेगा वहां वहां ध्यान घुमाएंगे। तो यहाँ पे अलग थोड़ा सा लिख के देखिए, यहाँ पे क्या है H, और इसको भी थोड़ा सा अलग तोड़ के देखिए, यहाँ भी H। अब ध्यान से देखिए तो इसका एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये अलग है, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये अलग है। मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है, मतलब ये क्या है? यस हो गया। कहीं एक भी शो कर जाए तो फिर समझिए उसको यस ही लिखना है। अब यहाँ देखिए, ये तो देख के ही बोलेंगे, देख के बोलेंगे अरे सर इवन नंबर ऑफ स्पाइरो है ना, ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो रहता है तो जे एग्जिबिट करता है, इवन नंबर रहता है तो नहीं करता है, तो सीधे नो लिख देंगे। आगे कुछ नियम लगाएंगे ये नहीं, ये तो कहता है कि सर इवन नंबर ऑफ स्पाइरो रहेगा तब जे एग्जिबिट करेगा, नहीं है तो फिर नहीं करेगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं इसमें देखते हैं। अब से क्या है? साइक्लिक अल्केन। साइक्लिक अल्केन में क्या बोला था कि 7 के नीचे कार्बन वाले, 7 तक के कार्बन वाले जी आई एग्जिबिट नहीं करते। तो 7 के बाद जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आएंगे जो कि साइक्लिक अल्कीन बना रहे होंगे वो जी आई एग्जिबिट करेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई 8 से ज्यादा, 7 ज्यादा है, 10 कार्बन है, तो ये जी एग्जिबिट करेगा। इसमें जे होगा, यस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए स्पाइरो बनता दिख रहा है, 1 2 3 ऑर्डर स्पाइरो, जीआई पॉसिबल है। जीआई पॉसिबल है तो लास्ट ग्रुप देखना मत बोलेगा, एंड ग्रुप। एंड ग्रुप में CH3, अरे एक ही ग्रुप है, अरे एक ग्रुप नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी तो छिपा रहता है, और यहाँ भी तो हाइड्रोजन छिपा रहता है इसमें, और यहाँ पे कार्बन होगा तो 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ, एक बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ दोनों डिफरेंट, यहाँ दोनों डिफरेंट, तो क्या जे एग्जिबिट करेगा? बिल्कुल करेगा। समझ में आया? क्लियर है? इधर नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में सबसे पहला टाइप्स पढ़ते हैं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस कैसे पहचानते हैं? कोई भी अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के क्रॉस अगर सेम साइड एक ही ग्रुप एक ही साइड में है तो बोलते हैं सिस, नहीं तो बोलते हैं ट्रांस। इफ सिमिलर ग्रुप आर ऑन सेम साइड, अगर एक ही तरह का ग्रुप एक ही तरफ है तब बोलते हैं सिस, अदरवाइज बोलते हैं ट्रांस। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक हमारा रोटेशन सिस्टम है, इसमें एक CH3 और एक हमने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे एक मैंने CH3 और एक हमने हाइड्रोजन लिया। अब ध्यान से देखिए तो CH3 और CH3 क्या है? दोनों एक ही साइड है, और दोनों H क्या है? एक ही साइड है। तो अगर दोनों एक ही तरह ग्रुप अगर एक ही साइड में लाई करता हो, एक ही तरह ग्रुप अगर एक ही साइड में लाई करता हो तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या? सिस। क्या बोलते हैं सर? सिस। और अगर सर दोनों अलग अलग तरफ लाई करेगा तो बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। यहाँ पे सी से CH3 और एक इधर लिख दीजिए CH3, यहाँ लिख दीजिए H और यहाँ लिख दीजिए H अपोजिट में। तो यहाँ देखिए आमने सामने, क्या है? आमने सामने, ठीक अपोजिट है ना, एक साइड में नहीं है, सेम साइड में नहीं है हमारा। अगर सेम साइड में नहीं है तो बोलेंगे क्या? ट्रांस। अगर सेम साइड में होता तो क्या बोलते हैं? सिस। क्लियर है? अपोजिट साइड में होता है ना, जब अपोजिट साइड में होता है तो बोलते हैं ट्रांस, सेम साइड में होता है तो बोलते हैं सिस। क्लियर है? दूसरा टाइप होता है किसका? टाइप्स ऑफ जीआई। काफी आसान है। क्लियर है? एक और इसमें एक तरह का सवाल आता है, पहचानने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। जैसे ऐसे कंपाउंड दिया है तो पहचान लेते हैं, ऐसे कंपाउंड दिया जाता है तो पहचान लेते हैं क्या ग्रुप एक तरफ है तो सिस, नहीं है तो फिर ट्रांस। बट अगर ऐसे दे दे तो, अगर ऐसे दे दे तो अब कंपाउंड थोड़ा ऐसे बनेगा, अब ऐसा कुछ रहेगा तो कैसे पकड़ेंगे? लिखना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। क्या देखिएगा, जहां नाव शेप बनता है, जैसे ये तो मैंने एक सिंपल लिया, एक बड़ा सा 10 कार्बन का कंपाउंड बना दिया जाएगा, उसमें बीच में कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर घुसा हुआ होगा, तो फिर कैसे पहचानेंगे कहाँ पे सिस कहाँ पे ट्रांस है? तो याद रखिए, क्या याद रखना है, ट्रिक क्या है, कैसे याद पकड़ते हैं। अगर नाव वाला शेप होगा, कैसा शेप होगा? नाव वाला शेप, तो बोलेंगे सिस है। क्या बोलेंगे सर इसको? सिस। अगर नाव वाला जो शेप रहेगा उसको हम बोलेंगे सिस। और जो चेयर का शेप बनाते हैं कि चेयर, इस पर आराम से बैठेंगे, चेयर, चेयर का शेप है जिसको हम बोलेंगे क्या? ट्रांस। क्या बोलेंगे सर इसको? ट्रांस। याद आएगा? अब जब भी कंपाउंड में ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे मान लीजिए ऐसा दिखता है, अब ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? बोट टाइप से दिखेगा ना, बोट है ऐसा, तो ऐसा दिखेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे?
या फिर एक ऐसे कर दीजिए, अब डबल बॉन्ड बन गया। तो ये चेयर की तरह दिख रहा है, कितना दिख रहा है, चेयर की तरह, तो बोल देंगे ट्रांस है। और अगर नाव ऐसे दिखता है किसी तरह, बोर्ड की तरह, तो बोलते क्या है, शीश है। तो क्लियर है, इस ऐसे में फंसते हैं। तो ये बस याद रखिएगा, तो हर एक कंपाउंड को निकालेंगे। जब भी शीश और ट्रांस आइडेंटिफाई करना होता है तो चेयर और नाव को याद रखिए। जब चेयर बन रहा हो तो ट्रांस, और जब बोर्ड बन रहा हो तो शीश। क्लियर है, आगे बात करते हैं। जेड ई आइसोमर्स, जेड मतलब होता है जुसामेन और ई मतलब होता है एंटीगोन। ठीक है, अब जेड कब लिखते हैं, जब सेम साइड होता है, एक ही तरफ लाई करते, जैसा शीश वैसा जेड, और जैसा ट्रांस वैसा ई, बट दोनों का नियम अलग है। वहां पे ग्रुप सिमिलर दे देते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। जो दिए गए कंपाउंड उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, किसका नंबर 1 किसका नंबर 2। अगर जैसे मान लीजिए दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर सेम पड़ता है, ऊपर 1 इधर भी और ऊपर 1 उधर भी, तो दोनों सेम साइड हुआ तो जेड कहेंगे। अगर दोनों अपोजिट साइड हुआ तो ई कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। अब सर कैसे आप भाई एग्जाम्पल लेने से पहले ये समझिए कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सर इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर को कैसे बताते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं कि सर इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर किसको 1 दे, किसको 2 दे, किसको 3 दे, जो भी हो। तो सर हम लोग जो जेड और ई आइसोमर होते हैं ना, वो CIP रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, CIP रूल में के अकॉर्डिंग हम सभी 3-4 रूल को पढ़ते हैं। इस हिसाब से हम सभी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। सबसे पहला रूल, हायर एटॉमिक नंबर गेट हायर प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, ग्रुप डिफरेंट मतलब जे एग्जिबिट करेगा, कंफर्म है। अब सर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना और ए और जेड में लिखना है हमको कुछ। तो सर एच और बीआर में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, एटॉमिक नंबर बीआर का, इसको देंगे 1 और इसको देंगे क्या 2, दिक्कत, इसको 1 और इसको 2। इन दोनों में सर एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, एन का, तो इसको देंगे 1 और इसको देंगे 2। तो अब ध्यान से देखिए, 1-1 जो एक तरफ, जो 1-1 सेम प्रायोरिटी का जो ग्रुप है अपोजिट तरफ है ना, 1-1 2-2। अगर 1-1 ऐसे होता है तो बोलते जेड, अगर अपोजिट हो गया तो बोलेंगे क्या शो कर रहा है, ये ई शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है सर, ई। क्लियर है, अगर यही दोनों 1 यहाँ रहता तो बोलते हैं जेड, अगर दोनों अपोजिट हो गया तो क्या बोले, ई। सेम साइड में प्रायोरिटी ऑर्डर रहेंगे तो जेड, अपोजिट साइड में रहेंगे तो ई। क्लियर है, अब बोल रहा है इस एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन इज सेम देन। अब कह रहा है कि मान लीजिए सर, आपने तो कहा ठीक है एटॉमिक नंबर अगर सेम हो जाए, पहला ग्रुप था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 के बाद और कुछ रहा हो तो यहाँ पे C वहां पे C आ जाए, तब कैसे देंगे। तो सर अगले आइटम पे बढ़ते जाएंगे। सर कब तक बढ़ते जाएंगे, तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक डिफरेंस ना मिल जाए दोनों में, तब तक बढ़ते जाएंगे अगले कार्बन पे, तब तक कि दोनों आइटम में डिफरेंस ना दिख जाए। अगर सर डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो सर डिफरेंस नहीं मिल रहा मतलब हुबहू सेम है, और हुबहू सेम होगा तो सर जे एग्जिबिट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि जे एग्जिबिट तभी करता है जब ये दोनों में अलग अलग ग्रुप लगाओ, मस्ट बी डिफरेंट ग्रुप। ये हम लोग स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो आइडेंटिफाई करना समझ में आ रहा है कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर बैठाते हैं। सबसे पहला नियम कि एटॉमिक नंबर बैठाते हैं सर, जिसकी ज्यादा एटॉमिक नंबर रहेगी उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा देंगे। सर अगर जो एलिमेंट है, जो एटम अगर सेम हो जाए तो अगले पे जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक डिफरेंस ना मिल जाए। और जब डिफरेंस मिलेगा तो कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, 1 वाला। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा डिफरेंस मिलने पर, उसमें उसको प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे, बाकी को 2 देंगे। ठीक है सर, अगर आइसोटोप का केस हुआ तो आइसोटोप का अगर केस होता है तो जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा, याद रखेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं मैं आपको, कैसे सर आइसोटोप को समझेंगे। अब ऐसे लिखे मैं C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे कुछ नहीं थी CH3 और एक NH3। आपको पता ना हाइड्रोजन का ही क्या बोलते हैं आइसोटोप है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है क्या, ड्यूटेरियम। क्लियर है, तो हाइड्रोजन अब देखिए इनमें तो हम बता सकते हैं सर, यहाँ CH3 है मतलब कार्बन है और NH3 है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको प्रायोरिटी नंबर 1, इसको 2। अब सही दोनों तो आइसोटोप सेम ही होता है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। तो सर जिसका मास नंबर ज्यादा, इन केस ऑफ आइसोटोप हायर मास नंबर गेट हायर प्रायोरिटी। जिनका मास नंबर अधिक होता है ना, उनको हायर प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। तो मास नंबर किनका ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसको हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे।
1 1 वाला सेम साइड, 2 2 वाला सेम साइड, ये कौन सा हो गया, जेड कन्फिगरेशन हो गया, क्या हो गया, और जेड कन्फिगरेशन। क्लियर है। आपको पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एज अ फंक्शनल बॉन्ड हम लोग ट्रीट करते हैं, आगे सीखे आइसोमेरिज्म में सीखे भी थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ऐसे यहाँ पे और बात करते हैं। अगर प्रायोरिटी वाला देना है, अगर यहाँ पे जो ऊपर कंपाउंड लिखा हुआ डबल बॉन्ड में है, ट्रिपल बॉन्ड में है, तब कैसे देंगे सर, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल बॉन्ड वालों को, फिर सिंगल बॉन्ड वाले को। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को, फिर डबल बॉन्ड वाले को, और फिर सिंगल बॉन्ड वाले को। क्लियर है यहाँ तक। जो भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूले। ये जो चैप्टर चल रहा है उसका तो जरूर है, और जो चैप्टर नहीं चल रहा उसका भी अगर टॉपिक में दिक्कत है पूछिए, हम लोग हाजिर हैं आपके लिए। क्लियर है। ये प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट स्टडी एजुकेशन प्रोवाइड करने का जिम्मा लेता है। तो आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए, सर ये दिक्कत है इस टॉपिक में, इसको हम वीडियो के थ्रू बता दिए। तो एक पार्टिकुलर टॉपिक क्यों ना हो, पार्टिकुलर क्वेश्चन क्यों ना हो, आप हमसे जुड़िएगा, सवाल पूछिए, भरपूर हम लोग तैयार हैं। इतना नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरे टाइप की बात करते हैं, सिन एंटी। अभी तक हम लोग सीखा क्या, सिस और ट्रांस, जेड और ई। अब सीखते हैं सिन और एंटी। सिन और एंटी क्या होता है। सिन और एंटी दो के बीच में देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और दूसरा देखने को मिलता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसे देखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा कैसे। ये कार्बन और डबल बॉन्ड एन, यहाँ कोई ग्रुप, यहाँ एक नाइट्रोजन पे एक तो लोन पेयर होता है और एक ये। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम सब एक नाम भी देते हैं खास, इसको बोलते हैं ऑक्जाइम। क्या बोलते हैं, ऑक्जाइम। ऑक्जाइम को क्लासिफाई भी करते हैं दो पार्ट में, ऑक्जाइम मतलब जब ऑल्डिहाइड रहता है, फिर कीटो ऑक्जाइम। ठीक है। तो उतना डीप नहीं जाएंगे, बस टू द पॉइंट बात करें जहां से सवाल पूछता है। ठीक है। अब सिन और एंटी पहचानने की बात करें तो सिन और एंटी कैसे पहचानते हैं, ये देखिए। इसको ऑक्जाइम कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है हमने, ऑक्जाइम। देखिए किसको अगर अगर कुछ ग्रुप ले लेते हैं, सी एंड, यहाँ पे तो लोन पेयर और यहाँ एच मान लो, OH लीजिए ना, OH से डिटरमाइन करते हैं। यहाँ H ले लो और यहाँ CH3 ले लो, क्या लो, CH3। अब ध्यान से देखने वाली क्या बात है कि अगर H और OH अगर सेम साइड में लाई करता है, H और OH अगर सेम साइड में लाई करेगा तो बोलेंगे सिन। क्या बोलेंगे, सिन। और अगर अलग अलग साइड में लाई करेगा तो बोलेंगे एंटी। H and OH आर ऑन सेम साइड, अगर दोनों सेम साइड लाई करेगा तो बोलेंगे सिन, और अगर दोनों डिफरेंट साइड तो बोलेंगे एंटी। तब क्या बोलेंगे, एंटी। H and OH आर ऑन अपोजिट साइड, अगर दोनों अलग अलग साइड में लाई करता है तो बोलेंगे वो क्या, तब बोलेंगे हम लोग एंटी। क्या बोलते हैं, एंटी। जैसे कैसे लाएगा एंटी बनता हुआ, देखिएगा, बना के दिखाते हैं। देखिएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ तो एक लोन पेयर रहेगा ही, यहाँ H कर दो इस बार, यहाँ OH कर दो, और यहाँ क्या कर दो, CH3। ऑक्जाइम एक्चुअली बन रहा है, कीटोक्साइम नहीं बना रहे। कीटोक्साइम बनता है COO से, उसमें डबल बॉन्ड दिखता है। यहाँ पे देखो CHO है, यहाँ भी CHO है। ठीक है। इसमें देखो जो हमारा H और OH है दोनों अपोजिट साइड में। H और H क्या है, अपोजिट साइड में, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग एंटी। क्या बोलेंगे सर, एंटी बोलेंगे। क्लियर है। दूसरा देखते हैं एन और एन के बीच में कैसे हमको सिन और एंटी देखने को मिलता है। एन और एन के बीच में कैसे हमको सिन और एंटी देखने को मिलता है। इसपे तो पहले से ही लोन पेयर रहता है सर, नाइट्रोजन पे एक यहाँ पीएच लगा दिया और यहाँ एक पीएच लगा दिया। अगर दोनों फिनाइल दोनों सेम ग्रुप एक साइड आ जाए, ये दोनों पीएच एक साइड आ गया तो बोलेंगे इसको हम लोग क्या, सिन। अगर अपोजिट साइड में हो जाए, ऐसा हो जाए एन एन के बीच में, यहाँ लोन पेयर यहाँ लोन पेयर, अपोजिट करना है ना इसको, सेम नहीं तो लोन पेयर नीचे भेज दीजिए, यहाँ पीएच और यहाँ पीएच। ये देखिए जो पीएच है ना वो क्या हो गया, अपोजिट साइड चला गया, जिसको बोलेंगे क्या हम लोग, इसको बोलेंगे एंटी। तो पहचाने का तरीका होता है एक एच से और एक लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जब एन एन है तो लोन पेयर अपोजिट है तो एंटी, एक ही तरफ है तो सिन। और यहाँ पे अगर एच और OH पे देखते हैं, अगर एच और एच सेम साइड है तो बोलते हैं सिन, अगर अपोजिट साइड है तो क्या बोलते हैं, एंटी। क्लियर है।
आगे बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ जीआई। अब सर एक कंपाउंड दिया था, बोलता है जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बताइए इसमें कितने जीआई बनेंगे टोटल, तो देखकर तो पता नहीं चलता है ना कितने जीआई बना सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, डायरेक्ट उसको पकड़ेंगे। तो जीआई कैलकुलेट करने के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है। और सर जीआई कैलकुलेट करने के लिए दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस। एक तो जब मॉलिक्यूल्स का सिमेट्रिकल एंड हो तब, और एक मॉलिक्यूल्स का अनसिमेट्रिकल एंड हो तब। अब लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। अब सिमेट्रिकल एंड बोलने का मतलब लोग सिमेट्री सोचते हैं, जो बचपन में लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं ना, बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, अच्छा इधर इक्वल पार्ट इधर इक्वल पार्ट, ये सिमेट्री है। अरे भाई वो ऐसा कुछ नहीं है, एक केमिस्ट्री है, मैथ का थोड़ा लाइन ऑफ सिमेट्री लगाना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अनसिमेट्रिकल बोलने का मतलब, अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसका एंड ग्रुप आर डिफरेंट। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है। अनसिमेट्रिकल कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सर कोई एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो उसको दो अनइक्वल पार्ट में बांटता है, ये गलत बात। अनसिमेट्रिकल एंड कहने का मतलब, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहने का मतलब जो उसका एंड ग्रुप होगा दोनों अलग अलग होगा, और सिमेट्रिकल ग्रुप कहने का मतलब होता है जो उसका एंड ग्रुप होगा दोनों सेम होगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं कि सिमेट्रिकल का मतलब सोचेंगे कि सर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए, दोनों इक्वल भाग में बट गया, ये सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लगाइए, नहीं। अगर जो मॉलिक्यूल दिया गया है जिसका टोटल नंबर ऑफ जीआई निकालना है, उसका एंड ग्रुप को देखेंगे। अगर एंड ग्रुप सेम तो सिमेट्रिकल, एंड ग्रुप डिफरेंट तो अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल हुआ तो बल्ले बल्ले आसान फॉर्मूला से सीधे सीधे बन जाता है। अब देखो एग्जांपल समझने के लिए मैंने लिया, यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, कितने सारे डबल बॉन्ड है, यहाँ तो छोटा सा लिया और को ढेर सारे डबल बॉन्ड बन सकते हैं। एक्चुअली हमें जीआई कहाँ चेक करते हैं? जहाँ डबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि वही एसिड रोटेशन सिस्टम होता है जहां पे जीआई बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सर जब भी अनसिमेट्रिकल एंड होगा तो टोटल जीआई निकालने के लिए टू द पावर n करते हैं। अब यहाँ पे n क्या है? इंटीजर 1 2 3 4, 1 2 3 पुट करने पर है n क्या है? n है सर स्टीरियोजेनिक एरिया। ये क्या होता है? जहां पे जीआई बनता है। सर वैसा पॉसिबल एरिया जहां पे जीआई का फॉर्मेशन होता है, वैसा पॉसिबल एरिया सर जहां पे जीआई का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियोजेनिक एरिया। क्लियर है? तो सर कितने, तो आपको बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि दिए गए मॉलिक्यूल में कितने जगह पे जीआई बन रहा है। क्या ऑब्जर्व करना सर? कि दिए गए मॉलिक्यूल में कितने जगह पे जीआई बन रहा है, ऑब्जर्व करते हैं। जहां जहां डबल बॉन्ड और रिंग बनेगा वहां रुक कर चेक कर लेना है सर। चेक करने का तरीका होप सो अभी तक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है कमेंट में फटाक से टाइप करो, फिर से लेक्चर लिया जाएगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे गला बस ये एक्चुअली हमारा ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए कैसे थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए ले ले, ऐसे ये चीज लिखा हुआ है और CH2 नीचे, CH2Br नीचे ग्रुप, और एक नीचे था ये पूरा एक ग्रुप इधर। तो ग्रुप हर जगह क्या है? अलग अलग दिख रहा है। एनालाइज कर रहे, विजुलाइज कर पा रहे कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या है? जे बनेगा। सेम यहाँ पे भी जे बनेगा उसी तरीके से। ये अलग ग्रुप, एक एच ऊपर, ये अलग ग्रुप, तो यहाँ पे भी जे बना और यहाँ पे भी ठीक वही का सेम मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो कितने यहाँ पे जे बनता दिख रहा है? 1 2 और 3, तो पूरे जे कितने हो जाएंगे इसके? तो हो जाएगा टोटल जीआई इक्वल टू 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 द पावर n। यही फॉर्मूला क्यों लगाए? क्योंकि अनसिमेट्रिकल एंड है। अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब एंड ग्रुप आर डिफरेंट, एंड ग्रुप बी आर एंड ग्रुप CH3, ये मतलब होता है। ठीक है? तो 2 की पावर कितना? 3, मतलब कितना? 8 जीआई पूरे बनेंगे इसके। इसमें चेक कीजिए, व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, जब मॉलिक्यूल हमारा क्या हो? सिमेट्रिकल, मतलब एंड ग्रुप आर सेम। एंड ग्रुप क्या होना चाहिए हमारा सेम। देखिए लास्ट में भी CH3, लास्ट में भी CH3, सेम है ना। अब जब सेम है तो फॉर्मूला आता है 2 टू पावर n-n प्लस 2 पे पावर p-1। यहाँ पे n क्या है सर? n यहाँ पे फिर से वही है, स्टीरियोजेनिक एरिया। क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया। ये क्या एरिया होता है सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर तो सुने, ऐसे कैसा एरिया? सर वह एरिया है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स में नहीं। और केमिस्ट्री में वह एरिया जहां पे जीआई पॉसिबल है, जहां पे जीआई पॉसिबल है, जहां पे हमें जीआई मिलता है। क्लियर है? तो खोजिए कितना है। अब सर पी कैसे निकालते थे? ये देखिए, अगर n इवन होगा, मतलब जहां वो पॉसिबल एरिया जहां पे जीआई पॉसिबल है वो गिने तो इवन आया,
तो p का वैल्यू लिखेंगे n/2। वो पॉसिबल एरिया जहां पे हमने गिना और वो ऑड आता है तो लिखेंगे n+2 नहीं n+1 होना चाहिए, और कोई इवन बना के 2 से डिवाइड करने का, n+1/2, n+1/2। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं कि सर कितने स्टूडेंट पॉसिबल एरिया, n का वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये बन रहा है H ऊपर, एक ग्रुप CH3, एक ग्रुप ये, यहाँ पे भी ये बन रहा है एक H, और ये पूरा ग्रुप एक H पूरा ग्रुप। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे दो पॉसिबल बने, पुट कर दीजिए। टोटल GI इक्वल टू 2 का n का वैल्यू 2 है तो 2 - 1 प्लस n का वैल्यू अगर इवन होता है तो p = n/2 पुट करते हैं, तो n का वैल्यू 2 तो 1, तो p का 2 की पावर p का वैल्यू 1 - 1 ये ना पुट करेंगे, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो 2 + 1 = what 3। 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो स्टूडेंट में से कहते हैं क्लास 6 7 में। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में। क्लियर है। एक एग्जांपल मैंने लेके देख दिया। मैंने जो बताया याद है क्या कि सर क्या इतने सवाल से प्रैक्टिस हो गया? नहीं सर, थ्योरी तो बस एक पार्ट होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। असली मजा और असली कॉन्फिडेंस तभी सर डेवलप होता है जब हम सवाल बनाते हैं। सर तब तक खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा कि हम कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप सवाल प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब सर जब सवाल बनाए जाते हैं सर, कितना भी थ्योरी पढ़ लो ना, सवाल बनता ही नहीं है। अरे भाई ये सिर्फ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे जैसे हजारों लाखों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। अरे मैं खुद भी उसमें हूँ, समझे। तो ऐसा नहीं है अगर आज आप 100 में से बनाने के लिए बैठे सवाल, उसमें 90 नहीं बना, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर बैठिए, उसमें 80 नहीं बनेगा, फिर 10 बनेगा जरूर। पर अगले दिन बैठिएगा तो 70 नहीं बनेगा, अगले दिन बैठिएगा 60 नहीं बनेगा। ऐसे ही करते करते फ्रीक्वेंसी आएगा जब हरदम बनेगा। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, और आप प्रैक्टिस मिलकर करेंगे एक और शानदार खुशी। अरे एक और ताजा खुशी खबर है कि आप प्रैक्टिस क्या करेंगे सर, हम लोग मिलकर करेंगे। जैसे ही आइसोमेट्रिज्म को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, 3 पार्ट में। जैसे ही तीनों पार्ट कंप्लीट होगा हमारा थ्योरी पार्ट, तो हमने कंप्लीट आइसोमेट्रिज्म पे 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेटेस्ट 2020 का, 2021 का, 2019 तीनों ईयर का, जेई और नीट, जेई मेंस और नीट दोनों का मिलाकर मैं लूंगा 50+। 1.5 घंटे का चलेगा सेशन PYQ का, साथ में मिलकर सॉल्व करना है, मजा आ जाएगा सेशन में। और अभी आपको क्या करना है, थ्योरी वाइज करने के बाद तुरंत PYQ पे जाइए, या फिर कोई अगर रेफरेंस बुक है उसको सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस मस्ट नीडेड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सर सब्सक्राइब नहीं किए थे तो अपराध कर रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी अपने लिए मेहनत करना है, तो थोड़ा तो हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे।